स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और उसका मेन पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उस वीडियो को देख लें, तो फिर आपको ये वीडियो और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि बैच मतलब क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब या सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का हम एक इसमें क्या करते हैं, बैच बनाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का एक बैच बना रहे हैं और हम उस बैच को कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। और ये बात हम कब की कर रहे हैं, ये बात अभी की नहीं है, ये बात हम कर रहे हैं 1960 में। 1960 में क्या होता था कि हम उसमें कुछ डिवाइस यूज़ करते थे, जैसे कि पंच कार्ड हो गया, पेपर टैप था, मैग्नेटिक टैप था। उसमें हम जॉब्स को ऑफलाइन लोड करते थे और उस जॉब को ऑफलाइन लोड करके फिर हम एक ऑपरेटर को प्रोवाइड करते थे। वो ऑपरेटर क्या करता था, उसमें से सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को निकाल के, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या जॉब को निकाल कर वो कंप्यूटर में इंसर्ट करता था ताकि वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो सके। अब सपोज़ करिए कि अगर हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, अपने उस कैलकुलेशन को मतलब उस पूरे प्रोग्राम को हम या तो पंच कार्ड में या तो पेपर टैप में या तो मैग्नेटिक टैप में हम किसी में भी उसको लोड करके ऑपरेटर को प्रोवाइड कर देंगे। ऑपरेटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आ जाए, वो आपको 2 या 3 दिन भी लग जाएगा आपको उसका रिज़ल्ट आपको मतलब आपके पास आने में, ठीक है। और इसमें मेन ऑपरेटर का काम भी क्या होता था, ऑपरेटर का भी एक जॉब था कि भाई वो क्या करता था, जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, सपोज़ करिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया, किसी और ने भी कैलकुलेशन कर दिया है, तो वो क्या करेगा, उसका एक बैच बना लेगा। फिर वो जैसे सब B1 बैच हो गया, B2 बैच हो गया, B3 बैच हो गया, तो B1 बैच को पहले वो एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज जैसे कि B1 बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, अब B1 बैच एग्जीक्यूट करने के ही टाइम पे कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस आ जाती है जिसको इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है। तो क्या होगा, B1 जो प्रोसेस है आपकी उसको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा, CPU उसको वेटिंग लिस्ट में भेज देगा, फिर वो इनपुट आउटपुट का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। जब तक वो इनपुट आउटपुट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कोई और जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा CPU है वो तो आइडल हो गया, वो तो मतलब आइडलनेस आ गई उसमें, वो तो बैठा हुआ है खाली। तो यही इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि इसमें क्या होता था कि CPU हमारा आइडल हो जाता था। अब जब तक वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म नहीं होगा तब तक बैच 1 जब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवन बैच 2 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि बैच 1 पूरा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो मेन इसका डिसएडवांटेज यही था। तो चलिए आइए आप इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड करके देखिएगा, जो मैंने पढ़ाया है वही सारा इसमें लिखा हुआ है। अब इसके एडवांटेज की हम बात करते हैं तो एडवांटेज देखिए, अभी से आप इसको मतलब अभी वाले जो सिस्टम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, ये 1960 की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट था ये पता करना कि एक जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। भाई 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, ये था। दूसरा है कि मल्टीपल यूज़र इसको शेयर कर सकते थे इस बैच सिस्टम को। जो ये बैच है भाई मल्टीपल यूज़र, मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि मतलब मुझे अगर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या आपको एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या किसी अदर को भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो उस एक बैच में बना के उसमें इंसर्ट करवा सकते थे हम कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कि आइडल टाइम जो होता है बैच सिस्टम का वो बहुत कम था। ये 1960 के कंप्यूटर में मतलब उस टाइम पे इसका आइडल टाइम कम माना जाता था। इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। इसमें क्या होता था कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम क्या करते थे, उसका बैच बना के देन उसको एग्जीक्यूट करवाते थे, तो उस समय के लिए बहुत ईजिली मैनेज हो जाता था। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज। देखिए,
इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर को बैच सिस्टम का पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? क्योंकि वो क्या करता था, उसका काम क्या था कि जैसे बैच 1 है तो इसमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होना चाहिए। ये नहीं हो कि इसमें आपका मतलब अदर डेटा आ जाए। तो मतलब उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए था कि जो सेम रिक्वायरमेंट्स प्लस सेम जॉब्स होनी चाहिए बैच नंबर आपकी B1 में। फिर नेक्स्ट है आपका बैच सिस्टम और हार्ड टू डिबग। सिंपल सी बात है कि एक तो हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करें, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो फिर उसको डिबग करना भी बहुत टफ था। और इट इज़ समटाइम कॉस्टली, समटाइम्स मतलब कुछ कुछ समय के लिए किसी किसी प्रोसेस के लिए ये कॉस्टली भी था। द अदर जॉब विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ़ एनी वन जॉब्स फेल। अगर अदर जॉब को तब तक वेट करना, मतलब अदर जॉब को जब तक वो वेट करे उसको टाइम का कुछ पता नहीं है कि उसको कितना समय लगेगा। उस जैसे B1 प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें एरर आ जाता है तो फिर एरर आ जाता है तो उसको जो B2 प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम तो लगेगा भाई। B1 को पहले आप हटाएंगे तब तो B2 एग्जीक्यूट होगा। तो आपको इसमें टाइम का तो कुछ पता है नहीं कि कब कौन सा जॉब फेल हो रहा है, कब कौन सा जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है, या उसको 1 दिन लग रहा है 2 दिन लग रहा है। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज था। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के? पेरोल सिस्टम हो सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर से मैं इसको एक समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को का एक बैच बना लेते हैं, फिर हम उस बैच को पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक टैप या पेपर टैप में ऑफलाइन लोड करके फिर हम एक ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं। वो ऑपरेटर उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। और इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें हमारा जो CPU होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए आइडल हो सकता है, मतलब उसमें आइडलनेस आ सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस मतलब ये है कि हम रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को लेकर आएँ, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएं। इसमें इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे सपोज़ करिए हमारे पास प्रोसेस है P1 है, P2 है, P3 है। जब अगर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तब तक हम P2 और P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक P1 प्रोसेस खुद इनपुट आउटपुट के लिए ना चला जाए। अगर P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा देन हम उसमें P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर इसका कंपेयर करें हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से तो इसमें क्या एडवांटेज है, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई एक बैच जो है या प्रोसेस P1 ही है अगर इनपुट आउटपुट के लिए जाता है तब फिर जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक कि हम P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते थे। आया आप लोग को समझ में कि P1 प्रोसेस जब तक फुली एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक हम P2 प्रोसेस को CPU में नहीं लेके आ सकते थे। बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमारा P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर वो किसी इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए चला जाता है तो तब तक के लिए CPU आइडल हो गया। तब तक हम क्या कर सकते हैं कि हम P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। अच्छा देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ करिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनका टेस्ट ले रही हूँ। मैंने सारे स्टूडेंट्स को 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस ईच। अब उसके बाद क्या होगा, सपोज़ करिए मैं स्टूडेंट नंबर 1 के पास गई, मैंने उससे कहा कि दिखाओ तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसने बोला कि मैम मैंने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, मैं थर्ड क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ। तो क्या मैं उसका वेट करूँ वहाँ खड़े होके कि पहले वो चारों क्वेश्चन कर लेगा फिर मैं उसकी कॉपी चेक करके फिर ही मैं नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2 पर जाऊँगी? नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि अगर जो स्टूडेंट नंबर 1 है अगर उसने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तीसरे के लिए वो कह रहा है मुझसे कि मैम आप कुछ समय बाद मेरे पास आइए मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा, तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट नंबर 2 के पास चले जाऊँगी। स्टूडेंट नंबर 2 के मैंने क्वेश्चन को चेक किया, अगर वो भी उसके साथ भी कंडीशन है कि वो क्वेश्चन नंबर 3 पे आके कहता है कि मैम अभी मुझे समय लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 3 पर चली जाऊँगी। बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर यही एग्जांपल हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में लेते तब क्या करना होता हमको कि जब तक पहला वाला स्टूडेंट है जब तक वो चारों क्वेश्चन कंप्लीट करके चेक नहीं करा लेगा तब तक मैं उसी के पास खड़ी रहूँगी। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है
कि मैं, और जो पीछे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मतलब जिनकी प्रोसेस अभी क्यू में लगी हुई है, जिनके मतलब क्वेश्चन चेक करवाने के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो वो तो वेट ही करते रह जाएंगे, है ना, कि जब तक मैं पहले वाले स्टूडेंट का चेक पूरा को चारों क्वेश्चन चेक नहीं कर लूँगी तब तक मैं नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ूँगी। तो ये प्रॉब्लम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि अगर एक स्टूडेंट वेट करवा रहा है मुझसे 2 क्वेश्चन करने के बाद, तो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2 पर जा सकती हूँ। तो वही इसमें है कि व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम डिसाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे आते हैं तभी हम उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सिंगल शेयर प्रोसेसर ही यूज़ करता है। मीन्स क्या है कि रैम से हम एक ही प्रोसेस को सीपीयू में ला सकते हैं, बट इससे हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि सीपीयू आपका आइडल यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है। अब देखिए क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, वो देखते हैं। तो पहली है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कीप सेवरल जॉब इन मेमोरी एट अ टाइम। ये क्या करता है, कई सारी जॉब्स को, मतलब सेवरल जॉब्स को मेमोरी में एक समय में रख सकता है। दिस सेट ऑफ जॉब क्या होता है, इज़ अ सबसेट ऑफ द जॉब कैप्ट इन द जॉब पुल। ये सारी जॉब पुल में रहती हैं, जैसे कि प्रोसेस P1 हो गई, P2 हो गई, P3 हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसमें से एक जॉब को पिक करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर द स्टेट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोग्राम एंड सिस्टम रिसोर्सेज यूजिंग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर दैट द सीपीयू इज नेवर आइडल अनलेस देयर आर नो जॉब टू प्रोसेस। मतलब कि इसमें सबसे मेन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल टाइम मॉनिटर करता रहता है कि कौन कौन से एक्टिव प्रोग्राम्स हैं, प्लस कौन सा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए गया तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दें। ये सारा मॉनिटरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता रहता है। और ये किस लिए होता है कि सीपीयू हमारा आइडल नहीं रहे। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। इसके एडवांटेज है कि हाईली एफिशिएंट होता है इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि सीपीयू आइडल नहीं बैठ रहा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई है। यूज़र फील्स टेक मैनी प्रोग्राम। अब हमको तो ऐसा लगता है ना कि भाई हम तो सीपीयू में हमने जितनी प्रोसेस डाली है वो एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। और टू एकोमोडेट मैनी जॉब्स इन मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और अगर बहुत सारी जॉब एक साथ आ जाती है तो मेमोरी मैनेजमेंट की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों टॉपिक मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।